नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और शुरुआत एक बड़ी खबर से जो बात कर लेते हैं देश और विदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबरों की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस के वोटर टारगेट किए जा रहे हैं और उनके नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 31 मिनट की एक प्रेजेंटेशन के जरिए कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, कर्नाटक में वोट डिलीशन के सबूत पेश किए। इस बार वह कुछ ऐसे वोटर्स को भी साथ लाए थे जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए हैं। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे उन लोगों को बचा रहे हैं जो लोकतंत्र को नष्ट करने में लगे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार करार दिया। वहीं बीजेपी ने भी एक बार फिर से राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनमें से आपको कुछ जो है वो बड़ी बातें बता देते हैं जो आपको समझनी चाहिए। ये एक डिलीट बम है। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि इसके बाद हाइड्रोजन बम फूटेगा आइटम के बाद, लेकिन एटम के बाद अब हाइड्रोजन नहीं है, ये डिलीट बम लाया गया उनके द्वारा। उन्होंने इस बार ऑनलाइन वोट डिलीट करने का आरोप लगाया। एक एक स्टेट में कई बूथों में 6,000 8,000 से ज़्यादा वोटों को डिलीट करने का आरोप। जैसे कि कर्नाटक के आनंद सीट पर उन्होंने कहा कि 6,018 वोट डिलीट कर दिए गए। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन पर सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं, जो वोट चोरी कर रहे हैं, उनको ज्ञानेश कुमार का खुला संरक्षण है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि क्या यही वो हाइड्रोजन बम है जो आप एटम बम के बाद लाने वाले थे, तो उन्होंने कहा उसका इंतजार करिए। दूसरा आरोप उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सीबीसीआईडी ने इस मामले की जांच के लिए 6 बार 8 बार पत्र लिखे, लेकिन सरकार ने उन पत्रों को ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि सरकार की मंशा नहीं। 18 पत्र का उन्होंने हवाला दिया है जिनके बारे में जो चुनाव आयोग है उसने किसी तरह का जवाब नहीं दिया कि इन पत्रों के जवाब में क्या वो जांच कराना चाहती है, क्या वो परीक्षण कराना चाहती है, क्या पत्र के लिए कोई भी जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। जबकि सीआईडी ने बार बार ये पत्र लिखा कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और अब उनके बाद देखिए चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि पहले की तरह कि आधारहीन है, तथ्यहीन है, वोट कभी ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकते। ये तमाम तरह के जवाब जो है चुनाव आयोग ने दिए हैं, जो जवाब पहले भी चुनाव आयोग के द्वारा दिए जा रहे हैं। आनंद में वोट काटने की कोशिश पर भी उन्होंने कहा कि आयोग ने खुद इस मामले में जब जानकारी मिली, उन्हें कुछ ऐसे संदेह हुए तो हमने खुद एफआईआर कराई थी। वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। अब दावा आपत्ति का जो है वो समय निर्धारित है। 2018 में आनंद सीट पर भाजपा के सुभाष गुप्ता ने जीती थी और बता दें आपको 2023 में कांग्रेस के BR पाटिल ने जीत हासिल की थी इस पूरे में। अब भाजपा के उसमें देख लीजिए कि भाजपा नहीं, ये तो चुनाव आयोग का जवाब हुआ जो हमेशा की तरह। अब भाजपा का देखिए, अनुराग ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका कहना है कि चुनाव दर चुनाव हारने से कांग्रेस के अंदर हताशा बढ़ रही है और इसी का परिणाम है कि जनता ने जब उन्हें नकार दिया है तो इस पार्टी के जो जनता के द्वारा नकारी गई पार्टी है उसके एक नेता की ये निराशा दिखा रही है। शपथ पत्र और सबूत मांगने पर ये पीठ दिखाकर चले जाते हैं, ये अनुराग ठाकुर का कहना है। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे लेकिन फुलझड़ी भी फुस हो गई, ये भाजपा का पलटवार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस तरह से अब देखिए कितना बड़ा आरोप लगाया है कि बांग्लादेश और नेपाल में जैसी स्थिति हुई थी वैसी स्थिति कांग्रेस और राहुल गांधी पैदा करना चाहते हैं। अब रविशंकर प्रसाद भी उसी हताशा की बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें वोट नहीं मिलते हैं राहुल गांधी को तो हम क्या करें। अब बारी बारी से आपको सुनाते हैं कि आरोप क्या हैं, पलटवार क्या है, प्रतिक्रिया क्या है। पहले राहुल गांधी को सुन लेते हैं कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कहा। कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये रुकेगा नहीं, ये रुक नहीं सकता है क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी।
And it's a completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort, and Rahul ji has very clearly exposed it. आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया, और अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऑनलाइन किसी का वोट नहीं कट सकता और बगैर किसी को पर्याप्त समय दिए और उसकी बात सुने बिना उसका वोट नहीं कट सकता, तो फिर राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। इसीलिए वो शपथ पत्र एफिडेविट देने से घबरा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी बार बार आते हैं, कई बार धमाका करने की बात करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करने की बात करते हैं, लेकिन सब ब्लैक ही करके चले जाते हैं। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, उस देश उनको कभी नहीं वोट देगा। इतने लंबे समय के अपने शासनकाल में जनता का विश्वास हो चुकी है, और एक समय एक छत्र देश और प्रदेशों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है, और आज वो सीमित हो गए हैं और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इस तरह से लगातार जब उनके पक्ष में कुछ अच्छा होता है तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में अच्छा नहीं होता है तो ईवीएम में भी प्रश्न खड़ा करते हैं, और मतदाता सूची में भी प्रश्न खड़ा करते हैं। ये उनकी मतलब संस्कृति है। तो लगातार वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी हमलावर हैं, जवाब और पलटवार के दौर चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रेजेंटेशन राहुल गांधी दे रहे हैं, क्या चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब में एक भी बार ऐसा प्रेजेंटेशन देकर प्रूफ दिया है कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो गलत है, टेक्निकली उसको गलत साबित करने की कोशिश की है? नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में ईडी ने नया खुलासा किया है। ईडी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड हैं। ईडी ने सोमवार को केट में अपनी चौथी चार्जशीट पेश की, जिसमें कहा गया कि चैतन्य ने ही घोटाले से कमाए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसों को ठिकाने लगाए। ईडी का आरोप है कि चैतन्य जानबूझकर इस काले धन को छुपाने और इसको इस्तेमाल करने में लगे थे। मुख्यमंत्री का बेटा होने की वजह से उनकी चलती थी, और वो सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि पूरे रैकेट को चला रहे थे, यानी हैंडलर थे। ईडी के मुताबिक ये पूरा शराब घोटाला 3100 करोड़ से ज्यादा का है। तो अब पूरे जो शराब घोटाला जो अभी तक राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं, कई गिरफ्तारियां हुई है, दर्जनों गिरफ्तारी हो चुकी हैं। बड़ी बातें आपको एक बार समझा देते हैं छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को लेकर, जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय हुए। तो छत्तीसगढ़ का ये शराब घोटाला जो कि बताया जा रहा है कि करीबन 3100 यानी 3162 करोड़ का है। पूरे मामले में 3 दर्जन गिरफ्तारियों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। और अब जो चार्जशीट पेश की गई है 7000 पन्नों की, उस चार्जशीट में ये कहा गया है कि चैतन्य बघेल ही पूरे रैकेट को हैंडल करते थे, उस घोटाले के मुख्य हैंडलर हैं। सारे बड़े जो आरोपी हैं वो सभी उनके टच में, चाहे अनवर ढेबर हो, अनिल टुटेजा हो, आबकारी अधिकारी हो, तमाम लोग उनके टच में रहते थे। 3000 करोड़ के घोटाले को पूरा किया गया, जिसमें करीबन 1000 करोड़ जो है वो चैतन्य के हिस्से में आया। और पैसों की वसूली के लिए उनका कहना है कि बाकायदा एक ग्रुप, बिग बॉस नाम का एक ग्रुप बनाया गया था, जो पूरे पैसों के हिसाब रखता था। इस रैकेट में कहाँ कहाँ पैसे ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, किसके पास कितना पैसा जा रहा है, कहाँ से कितना पैसा आने वाला है, ये सारा एक बिग बॉस नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसके थ्रू ये सारा ट्रांजैक्शन होता था। उसमें सारे मेंबर जो हैं इस घोटाले में जिनके नाम लिए जा रहे हैं, अनवर ढेबर हैं, अनिल टुटेजा हैं, इसके अलावा चैतन्य बघेल हैं, तो तमाम जो लोग हैं, आबकारी के 29 अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं, इवन इसमें जो पहले गिरफ्तार हुए थे सौम्य चौरसिया वगैरह, उनको भी जोड़ा गया है कि उनके भी खाते जो हैं, चैतन्य बघेल के जो खाते हैं, वो वही लोग जो है वो डील करते थे। लेकिन मास्टरमाइंड
यानी इस बिग बॉस का बॉस जो है वो चैतन्य बघेल को बताया जा रहा है इस चार्जशीट के मुताबिक। अब चैतन्य बघेल की पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, शराब सिंडिकेट से बताया जा रहा है कि जो ऊपर आरोप है 1000 करोड़ की ब्लैक मनी चैतन्य को मिली ट्रांजैक्शन के थ्रू। इस शराब सिंडिकेट ने पूरे अलग अलग माध्यमों से ये सारे पैसे 1000 करोड़ के आसपास जो है चैतन्य के पास पहुंचा है और इसका चैतन्य बघेल ने रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा उन्होंने अधिकारी और गुरुओं के साथ मिलकर ये पूरा कारोबार जो है उसको हैंडल किया, संचालित किया और साथ ही कई लोगों को उसने इस पैसे से जो 1000 करोड़ उसके हिस्से में आए, इस पैसे से बिना किसी ब्याज के उन्होंने जो है वो पैसे उधार में दिए। ये भी एक चैतन्य बघेल के ऊपर आरोप है। चलिए, अभी शराब घोटाले के आपको हम पूरे जो है एक कहानी छोटी सी संक्षेप में आपको बता देते हैं कि शराब घोटाले में कौन कौन आरोपी बनाया। पूर्व मंत्री हैं, चैतन्य बघेल हैं, 4 आईएएस समेत 3 दर्जन आरोपी हैं, जिसमें से 28 तो केवल आबकारी के अधिकारी हैं और उनमें से एक जो है उनका ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है। इसके अलावा टुटेजा और अन्य जो है 6 आईएएस को इसमें जो है आरोपी बनाया गया है, लेकिन 3 जगह इसकी जांच चल रही। ईडी, ईओडब्ल्यू और लोकल पुलिस में भी जो है इनके मामले हुए हैं। 2 बार से लेकर अधिक बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन इसमें जो है अभी तक जमानत नहीं दी गई है। 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत इसमें 3 दर्जन लोग, करीबन 38 लोगों को जो है वो इसमें आरोपी बनाया गया है और अभी भी पूछताछ लगातार जारी है। बात करते हैं सिस्टम की कमजोरी की। आपने अभी तक सरकारी अस्पतालों में देखा होगा कि नर्सें इलाज करती हैं, कभी कभी डॉक्टर जो है वो नहीं रहते हैं तो जो नर्सों के भरोसे आ जाता है इलाज। अगर नर्स भी ना हो तो वार्ड बॉय जो है इलाज कर लेते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो एनएचएम जो संविदा वाले कर्मचारी वो भी इलाज कर लेते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पताल अगर आप जाएंगे तो वहाँ इलाज आपके जो है वो इंसान नहीं करेंगे बल्कि चूहे इलाज करते हैं। जी हाँ, डेड स्किन खाते हैं, इसके अलावा जो है वो मरहम पट्टी करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, आपको जो है वो सीपीएल देते हैं, आपकी जान बचाते हैं, आपको ड्रिप लगाते हैं, आपको ब्लड चढ़ाते हैं, सर्जरी भी करते हैं चूहे। मान सकते हैं आप ऐसा? जी, आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे अभी इस खबर में। इंदौर के सरकारी अस्पताल में चूहों को कतरने से नवजातों की मौत हो गई थी। ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब भिंड जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड में चूहों की धमक चौकड़ी का वीडियो वायरल हो रहा है। मरीज के परिजनों ने चूहों की धमक चौकड़ी का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। मामले में सिविल सर्जन ने चूहों को किसी के काटने की बात को सिरे से खारिज किया है, लेकिन जानकारी ये कहती है कि 65 साल की बुजुर्ग महिला को सांस की बीमारी के चलते भिंड जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उनके पति आईसीयू वार्ड में देखभाल कर रुके थे। रात में ही मरीज के पति को चूहों ने कई बार काटा और अस्पताल में चूहों का वीडियो भी पीड़ित ने ही बनाया। कुल मिलाकर इंदौर, जबलपुर के बाद अब भिंड का जिला अस्पताल सवालों के घेरे में आ गया है। तस्वीर देखिए, ये मरीज के बेड की वीडियो है। उस बेड में ऊपर जहां मरीज लेटा हुआ है वहीं नीचे चूहे धमा चौकड़ी कर रहे हैं। रात को काट लिए थे, बहुत सारे चूहे थे। बहुत चूहे आए थे इसमें। तो आपको इसका क्या इंजेक्शन लगवाए क्या? नहीं काटा था? 16 तारीख को रात को जब सोए ना इधर, तो लाइट बंद करते ही कम से कम 40-50 चूहे घूमने लगे। कोई इधर जाए, कोई उधर मशीन में जाता है, कोई इधर जाता है। पिताजी के बेड के नीचे भी घुस गए। तो अब उनको रखाए कि पिताजी को रखाएंगे, बताओ उनकी क्या स्थिति, कंडीशन उस टाइम खराब थी। काफी मात्रा में चूहे थे यहाँ। अरे काफी मात्रा में, हम कह रहे हैं ऐसी कोई मशीन है उसके अंदर चूहा नहीं है। तो आईसीयू में कहीं बाहर से कोई छेद वगैरह नहीं है, केवल मेन गेट से कभी कोई चूहा आ जाते हैं एक बार। तो मैं वहाँ पर भी हमने गार्ड अपना लगा के रखा है। नर्सिंग ऑफिसरों से कहा है कि उसको भी नहीं आने दिया करो।
तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई भिंड की, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश अलग अलग जिलों में इसकी हर जगह की तस्वीर यही है। कुछ तस्वीरें हम आपको जो है वो दिखाते हैं किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में, चाहे जबलपुर की बात कर ले, चाहे भिंड की बात कर ले, चाहे इंदौर की बात कर ले, चाहे शिवपुरी की बात कर ले, देख सकते हैं आप केवल 2 नवजात नहीं। इंदौर में ये खबर काफ़ी चली थी कि 2 नवजातों को चूहों ने कुतर कर मार डाला, लेकिन अब आप शिवपुरी की तस्वीर देखिए, भिंड की तस्वीर देखिए, जबलपुर की तस्वीर देखिए, साथ में इंदौर की तस्वीर देखिए, किस तरह से सरकारी अस्पतालों में ना डॉक्टर, ना नर्स, ना नर्सिंग स्टाफ और ना ही स्वास्थ्य कर्मियों के बजाय वहाँ पर चूहों का जमावड़ा है। जो हमने आपको कहा कि वहाँ पे इंसान नहीं चूहे इलाज करते हैं, इसकी वजह यही थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और अस्पताल का हाल देखिए, यहाँ पर किस तरह से चूहे हर जगह, चाहे बिस्तर में हो, चाहे दवाइयों में हो, चाहे मरीजों के ऊपर हो, ये भी चूहे ही दिखते हैं बजाय वहाँ के स्टाफ के। तो आपको बता दें कि ये तमाम चीज़ों की शिकायत कई बार हुई। जब वहाँ पर नर्स को कहा गया कि तो उन्होंने जब जानकारी दी गई तो उनका कहना था कुछ नहीं होगा, इंजेक्शन लगवा लो। मीडिया में खबर आई तो अधिकारी अब पेस्ट कंट्रोल एजेंसी को नोटिस जारी करने की भी बात कर रहे हैं। इधर इंदौर की बात करें तो एमवाई अस्पताल में एनआईसीयू वार्ड में भर्ती नवजातों पर चूहों ने हमला कर उनके हाथ ही कुतर दिए थे। इलाज के दौरान दोनों नवजातों की मौत हो गई थी। हंगामे के बाद कार्रवाई भी की गई, लेकिन सियासत भी चलती रही। मध्य प्रदेश के 4 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के सरकारी अस्पतालों में किस तरह से चूहों का जो आतंक है वो फैला हुआ है। लोगों को अब डर लगने लगा है कि कहीं हम सरकारी अस्पताल जाएं तो हमें बीमारी से पहले चूहे कुतर कर ना मार डाले, और ऐसी भयानक मौत शायद किसी को मंजूर नहीं होगी। लेकिन जिम्मेदार जो हैं उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल हवाई कार्रवाई, नोटिस या फिर देख लेने की बात कहते रहे हैं। सिस्टम को चूहे कुतर रहे हैं। आज की बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों, न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।